राम तो सबके हैं। बिल्कुल, आप आपने बुलाया तो आपके राम थोड़ी हैं जिस आपके हिसाब से योगी आदित्यनाथ ने अभी तक कोई भी ऐसा काम नहीं किया जो समाजवादियों की नजर में अच्छा हो? जहाँ पे उत्तर प्रदेश जैसे राज्य का मुख्यमंत्री ये बोलता हो कि राशन का सामान जो अब्बा जान और चचा जान और इनमें बढ़ जाता था वो बचेगा, वहाँ पे बहुत शर्मनाक बयान। राम के नाम को लेकर के आज आप यहाँ तक पहुँच गए। लेकिन आपने नौकरी की बात की थी, आपने नौकरियां नहीं दी। हर 2 घंटे पे एक महिला का रेप होता है उत्तर प्रदेश के अंदर। 22 जनवरी को सरकार ने बोला है कि सब जगह छुट्टी रहेगी, उसके बाद कहा है दिवाली की तरह उत्सव मनाना है। आप ये ऑर्डर कैसे करेंगे कि वो दिवाली की तरह मनाएंगे उसको, कि रंग खेल के मनाएंगे उसको? ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला। अगर मान लीजिए कि राम मंदिर के पक्ष में ना आता, फिर क्या होता? फिर ये राम मंदिर बनाते? अभी चुनाव बहुत नजदीक है, तो क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी इस बार अपना झंडा गाड़ेगी? मैंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने के बाद मुझे आज की तारीख तक कभी एक पल को नहीं लगा कि मेरा फैसला कहीं पर गलत है। बड़े नेता क्यों पूछते हैं सर, उनसे वीडियो कॉल तक पे बात कर लेते हैं। अगर उनकी मदर हॉस्पिटल में एडमिट है तो कहते हैं वीडियो कॉल पे बात कराओ। मैं तो आज मैं पॉलिटिकल पार्टी में हूँ तो उसकी सबसे बड़ी वजह अखिलेश यादव जी हैं। आपने कहा कि आपने भी लिखना थोड़ा शुरू किया था। गजल के कुछ शेर हैं वो मैं सुना देती हूँ कि ये जो बच्चे हैं मेरे पास अमानत उसकी, साथ में गम का समंदर है इनायत उसकी। हेलो टू ऑल माय व्यूअर्स, नमस्कार। आज मैं आई हूँ पुराने लखनऊ में। हमारे देश के बहुत ही बेबाक और शानदार शायर रहे मनोहर राणा साहब की बेटी सुमैया राणा जी से मिलने, जो समाजवादी पार्टी की महिला सभा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। आइए उनसे बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि मनोहर राणा साहब इतने मशहूर शायर हमारे हिंदुस्तान के हैं, बचपन में कैसा माहौल था घर का, कि परवरिश कैसी हुई, किस माहौल में हुई? अब देखिए, क्योंकि जब से मैंने आँख खुली जो घर का माहौल देखा वो यकीनी तौर पर अदबी ही देखा। ज़बानों की अगर बात की जाए तो अदब के हिसाब से उर्दू और हिंदी 2 ही ज़बानें हैं जो बहुत फरावानी से बोली जाती हैं हमारे वहाँ, और उन्हीं का एक मेल जोल, एक अच्छी ज़बान जो घरों में इस्तेमाल होती है। लेकिन एक बहुत अजीब सी बात बताएंगे जिस पर आपको हैरत होगी कि लेकिन हम लोगों को ये इजाज़त नहीं थी कि हम लोग शेर और शायरी करें या उसकी किताब पढ़ें। ऐसा ही उसकी वजह थी, उसकी वजह यह है कि जो ट्रेंड चला है शायरी का, जदीद शायरी का, दुनिया के मसलों मसाइल की शायरी का, वो शायद मेरे ख्याल से पापा के, हम मतलब मुझे जितनी जानकारी है उन्होंने शुरू किया। हालांकि इससे पहले जो है हबीब जालिब साहब ने भी बहुत अच्छे अच्छे शेर कहे हैं, अहमद फैज साहब ने भी कहे हैं। लेकिन उस वक्त में शायद जो शायरी थी वो इश्क माशूका महबूबा के इर्द गिर्द घूमती रहती थी, तो उससे थोड़ा सा घर के जो बड़े थे और खासकर पापा उस चीज़ को पसंद नहीं करते थे। यहाँ तक कि ये भी नहीं पसंद करते थे कि हम उनकी भी किताब पढ़ सके, जबकि उनकी शायरी इंसानी रिश्तों के इर्द गिर्द घूमती थी। बहन बेटी, माँ भाई, घर पड़ोसी, किसान, ये इन पर ही पूरी शायरी रही है। लेकिन माहौल एक तरीके से बहुत अच्छा रहा, बल्कि अगर कहीं पर लफ्ज़ों में कहीं पर कोई ऐसा लफ्ज़ निकल गया ज़बान से, जैसे बचपन में एक बार मेरे मुंह से दतून लफ्ज़ निकल गया, सुन के फौरन पापा ने देखा मुड़ के, ये क्या है, तो पापा मिसवाक। तो इन सब चीज़ों का करेक्शंस करते हुए हम इतने बड़े हो गए, और जो भी टूटा फूटा सीखा वो घर अदब के लिहाज से, उर्दू ज़बान के लिहाज से, वो मैंने घर के अंदर से सीखा। लेकिन एक कहीं भी आप बाहर गई, किसी से मिल रही हैं, जुड़ रही हैं, तो एक गर्व तो महसूस होता होगा कि हाँ मनोहर राणा साहब की बेटी हूँ, या लोग उनके नाम से आपको जानते हो। अब पहले बचपन में तो बहुत डांट पड़ी कि कभी आप अपने अंदर इस तरह की कोई फीलिंग नहीं लाएंगे कि आप कहाँ से हैं, क्या हैं। घर की जो परवरिश है बहुत ज़मीनी तरीके से हुई है। मेरे दादी दादा भी ऐसे ही थे और मेरे मम्मी पापा भी ऐसे, और ख़ासकर अगर पापा की बात की जाए तो उन्होंने बहुत दूसरी तरीके से चाहा कि हम लोग रहें, कहीं पर जहन में ज़रा सा भी तकब्बुर ना आए, जहन में कहीं पर ज़रा सा कोई ऐसा फ़र्क ना आए कि मैं उनकी बेटी हूँ। पापा ने कहा किसी की बेटी होना, किसी की औलाद होना बहुत बड़ी बात नहीं होती है, बात तब होती है जब औलाद के नाम पे बाप को फ़ख्र करना पड़े। तो आप अपनी शख्सियत ऐसी बनाइए कि कल हमें फख्र करना पड़े कि मैं आपका बाप हूँ। तो ये रहा, और बाकी अब जाके
जब लोगों के बीच जाते हैं, लोगों के दिल में पापा के लिए जो मकबूलियत तो बहुतों में होती है, जो महबूबियत देखते हैं तब ज़रूर फ़ख्र होता है कि माशाल्लाह अल्लाह ने पापा को इतनी सलाहियतें दी और ख़ासकर इतना ऐसा मिजाज दिया, ऐसा इतनी इंकसारी दी कि उनके अंदर भी, लोगों के अंदर मोहब्बत है। वैसे देखिए स्टार होता है, सेलिब्रिटी होता है, उसके अंदर बहुत आप ये देखती जाओ कि बहुत फेम होता है, लोग पसंद करते हैं, बट जैसे ही उनके करीब जाते हैं फिर उनको थोड़ा सा अजीब लगने लगता है। मेरे पास ऐसे बहुत सी सेलिब्रिटी की लिस्ट है विच आई फेस्ड, लेकिन पापा के साथ ऐसा नहीं है। जो एक बार मिलता है वो उनके कलम से ज़्यादा उनके बातों का और उनके मिजाज का फ़ैन हो जाता है। ये एक बहुत बड़ी आपके अंदर क्वालिटी होती है और जो पापा में है और जिसको मैं ज़्यादा पसंद करती हूँ। अच्छा, शेर व शायरी करना अलाउ नहीं था, लेकिन पॉलिटिक्स में कदम रखना ये कैसे अलाउ हो गया? मैं शेर शायरी पे भी बताऊंगी। अलाउ नहीं था, पापा पसंद नहीं करते थे, लेकिन ये था कि अदब के अंदर दायरे में रह के, क्योंकि मैं जब बहुत छोटी थी, तकरीबन 3-4 साल की, 5 साल की, तब से मैं देख रही हूँ कि उस ज़माने में कैफी आज़मी अंकल घर आते थे। तब छोटे थे हम लोग, नर्सरी वगैरह में पढ़ते थे, तो उस वक्त के शायरों में खासकर अगर देखा जाए तो वो लगता था कि अपने आप में एक अदब का गहवारा चला आ रहा हो, आपको उस शख्सियत में ही पूरा अदबी वो दिख जाएगा माहौल। फिर वसीम बरेलवी साहब हैं, इसी तरीके से बशीर बद्र अंकल रहे हैं, और मिराज फैजाबादी अंकल, अल्लाह उनको जन्नत बख्शे, और अनवर जलालपुरी अंकल, इस तरीके से बहुत सारे शेर, राहत इंदौरी अंकल ऑफ कोर्स पापा के बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। ये सारे लोग घर आते थे, माहौल बहुत वो रहा। उन्हीं को देखते देखते इतनी उनकी चीज़ों की मैं फ़ैन होती चली गई, मुतासिर हुई कि मैंने कुछ टूटा फूटा लिखना भी शुरू कर दिया। अब जब मैं शेर कहने लगी तो ये भी डर रहा कि पापा तक ये खबर ना पहुंच जाए किसी तरीके से, तो खैर वो छुपती नहीं है ये चीज़ें। एक अमेरिका से एक बुक निकलती है, अक्षरम संगोष्ठी, हिंदी की बुक है, तो उसमें एक बार मैंने नेट पे कहीं देखा था कि ऑफर आया था कि आप अपनी कुछ कविताएं भेज सकते हैं, तो मैंने भी छुप के अपना मेल कर दी उनको, और वो इत्तेफाक से छप गई मेरी 4 गज़लें। वो बुक राहत इंदौरी अंकल के हाथ लग गई। उन्होंने पापा को फ़ोन किया, भाई मुबारक हो मुनव्वर, अब तो ये विरासत आगे जा रही है। ये वो पापा ने कहा मतलब अब मेरे घर में तो ये खबर नहीं। फिर पापा ने, उस वक्त में मैं अमर उजाला अखबार में काम कर रही थी एज ए जर्नलिस्ट, पापा ने कहा आइए कुछ बात करनी है। हमने तो कहा आज हम गए, लेकिन मुझे लगा कि पापा खुश हुए, लेकिन ये उन्होंने कभी पसंद नहीं किया कि मैं स्टेज पर जाके मुशायरे पढ़ूं, क्योंकि आप देख रही हैं कि उसका मयार दिन पे दिन गिरता जा रहा है। तो इस तरीके से शायरी है, मैंने उस चीज़ को पकड़ा। मैं आज भी गज़लें कहती हूँ, और मैंने कुछ प्रोग्राम्स, टीवी प्रोग्राम्स किए हैं मुशायरों की अगर बात की जाए, और कुछ बहुत मेयारी प्रोग्राम्स भी किए हैं आउट ऑफ टीवी। पापा उससे खुश हुए, लेकिन मैंने अपनी मेन स्ट्रीम में नहीं गई। लेकिन 2019 से बहुत सा माहौल आप देख रहे हैं, मुल्क का बदलना शुरू हुआ। पहली बार, वैसे मैं जर्नलिस्ट रही हूँ तो बहुत से समाजी मुद्दों पर लिखती रही हूँ। मैंने इंडिया टुडे मैगजीन में भी काम किया, हिंदुस्तान अखबार में भी काम किया, उसके बाद अमर उजाला में काम किया, और लोकमत समाचार नागपुर एडिशन जो है मैंने उस पर भी काम किया, उसमें भी। तो एज अ मतलब गेस्ट मैं उसमें जर्नलिस्ट रही, यहाँ पे रिपोर्टर थी, और मैंने टीवी की भी ट्रेनिंग की सहारा समय से। अच्छा जी, 2004 में। तो जर्नलिज्म करना अलाउ था? हाँ हाँ, मेरे वहाँ पढ़ाई लिखाई के बीच में जाना, उसमें तो आप घर से काम कर नहीं सकते। नहीं, तो उसमें बाहर जाने का मतलब ये नहीं, हमारे वहाँ वो सख्तियाँ नहीं थी कि आप पढ़ें ना, पढ़ाई के लिए पूरी छूट थी, और ऐसे काम जो समाजी तौर पे एक्सेप्टेड हैं वो आप कर सकती हैं। और मुशायरों के लिए इसलिए पापा पसंद ये नहीं था कि ना करते हो कि वो आपको लोगों के बीच जाना है, बल्कि इसलिए कि जो मयार है वो दिन पे दिन गिर रहा है, और किस तरीके से शेर कहने वाले कम हैं, गाने वाले ज़्यादा हैं। और जो मैं आपको सबसे बड़ा फीडबैक बताऊं, जिसकी वजह से मैंने अपने कदम पीछे लिए, आप कितनी भी अच्छी गज़ल कह लें, कितना भी अच्छा शेर कह रहे हैं, अरे पापा ने दे दिया होगा लिख के, एक ये टैग है भाई। तो हमने कहा इस लाइन में तो सिर्फ खतरा ही खतरा है, अपना कुछ रह नहीं जाएगा। लेकिन हालात जब बदले, जब जैसे कहते हैं ना, जब कुछ होना होता है तो ऊपर वाले ने वैसी माहौल पैदा कर देता है अल्लाह।
फिर वो जो तबरेज़ अंसारी का एनकाउंटर हुआ, वो सॉरी मॉब लिंचिंग हुई, और उसके बाद CANRC ये वो, तो जो अंदर का एक पत्रकार था या अंदर का एक जो समाजी एहसास था वो निकल करके बाहर आया, और फिर उसमें जो कुछ भी हुआ तो उससे वो पॉलिटिक्स में लिखना तो आपको अभी भी अच्छा ही लगता होगा। हाँ, जर्नलिज्म भी आपने करी, उसके बाद सीधे पॉलिटिक्स में जंप, ये कैसे? पॉलिटिक्स में नहीं, पहले तो मैं एक एज ए सोशल एक्टिविस्ट मैंने बहुत दिन काम किया, और जब CANRC के मुद्दे पर जब गवर्नमेंट से आमने सामने हो गई तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने ऑफर दिया कि बहुत अच्छा बोल लेती हैं, एक अच्छे बैकग्राउंड से हैं, पढ़ी लिखी हैं, तो आप हमारी पार्टी में आए। मुझे मतलब इस मुल्क की तकरीबन 3-4 बड़ी पॉलिटिकल पार्टी से बड़े लेवल के उससे ऑफर आया था। मैंने समाजवादी पार्टी इसलिए चुना क्योंकि मुझे उत्तर प्रदेश में रहना है। मैंने अभी सोचा नहीं बहुत आगे बाहर निकलने के लिए, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई वढ़ाई के लिए मैं और कहीं जा नहीं सकती। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, मैं बहुत मुतासिर रही हूँ नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के व्यक्तित्व से, और प्लस अखिलेश यादव जी की जो सोच है, जो पॉजिटिविटी है, जो विजन है उनका, यकीनी तौर पर उसने मुझे अपील किया। और मैंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने के बाद मुझे आज की तारीख तक कभी एक पल को नहीं लगा कि मेरा फैसला कहीं पर गलत है। मैंने सही फैसला किया, क्योंकि जितना सम्मान, ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं कैमरे के सामने आपसे बोल रही हूँ, मैंने ऑफ द कैमरा भी ये बात लोगों से कही कि जो सम्मान समाजवादी पार्टी में है, एक महिला होने के नाते मुझे कभी भी इनसिक्योर नहीं लगा। और हमारे नेता ने हमेशा इतना हम्बल और इतना, मुझे नहीं लगता कि ऐसा नेता कोई दूसरा होगा जो आपके लिए हर वक्त टेलीफोन पर हाजिर है, कोई परेशानी किसी को भी हो। आप बताइए, एक मामूली से कार्यकर्ता जो जिले में काम करते हैं वो हमारी ताकत है, लेकिन बड़े नेता क्यों पूछते हैं सर, उनसे वीडियो कॉल तक पे बात कर लेते हैं। अगर उनकी मदर हॉस्पिटल में एडमिट है तो कहते हैं वीडियो कॉल पे बात करो। में इससे दिल ही तो बढ़ता है, वो कुछ तो नहीं जाता है। तो आज मैं पॉलिटिकल पार्टी में हूँ तो उसकी सबसे बड़ी वजह अखिलेश यादव जी हैं। उनकी सोच, उनका विजन है कि उन्होंने मुझे ऑफर दिया, और उसके बाद मुझे भी ये था कि अगर मुझे समाजवादी पार्टी से ऑफर मिलेगा तो डेफिनेटली आई विल जॉइन द पार्टी। और फिर ऐसे ही हुआ, हालात बने। अभी बहुत चुनाव बहुत नजदीक है, तो क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी इस बार अपना झंडा गाड़ेगी क्या? देखिए, क्योंकि अलायंस हो चुका है और EVM की वजह से बहुत सारी चीज़ें बड़ी ख़राब सी होती चली जा रही हैं। उतना ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी मेहनत है, और जो हमारे सर का विजन है, और जो हम जिस तरीके से ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कहती है कि जब आपके पास वोट जाएगा नहीं, जब आपके पास पहुंच नहीं रहा है, तो फिर आप लोग तो विपक्ष हो के सीधे EVM पे ही बोलते हो कि देखिए मैं बताती हूँ, जो आप तो बहुत अच्छा और बहुत ट्रांसपेरेंट इंटरव्यू कर रही हैं। कभी भी जो रिजल्ट्स आते हैं उसके बाद जो एनालिसिस आता है उस पर अगर रिसर्च मेन मीडिया जो होती है ना, मेन स्ट्रीम मीडिया, वो दिखा दे तो लोगों की समझ में आएगा कि किस तरीके से मैनिपुलेशन हुआ, किस तरीके से टैंपरिंग हुई, और कहाँ कहाँ क्या हुआ, सबके रिकॉर्ड्स हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि जिसकी लाठी उसी की भैंस। आज आपके हाथ में सत्ता है, आप उन सारी चीज़ों को दबा रहे हैं। कल को जब सत्ता परिवर्तन होगा और जो रिजल्ट्स जब नजर आएंगे कि 2014 में ये कैसे आए, 2019 में क्या हुआ, 22 में क्या हुआ, उस वक्त लोग अपना सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि ये भी हो सकता है। और क्या क्या चीज़ें अंदर से मैनेज होती है, क्या क्या होता है, ये सब कुछ मालूम है। लेकिन हम लोगों की कोशिश ये है कि जितना हो सके लोगों के बीच जाएं, उनकी प्रॉब्लम सुने, उनको इसके हल की बताएं तरीके, और कोशिश ही कर सकते हैं कि लोग अब ये धर्म की घुट्टी से बाहर निकले। राम मंदिर एक बहुत बड़ा मुद्दा था, वो भी अब 22 जनवरी को मेरे ख्याल से क्लोज हो जाएगा। एक चीज जिसके लिए अखिलेश यादव ने आमंत्रण स्वीकार नहीं किया, लेकिन कहीं ना कहीं तो मुस्लिम वोट बैंक को खुश करना चाहते हैं। देखिए, आप एक बात बताएं, नहीं मुस्लिम वोट बैंक नहीं, राम तो सबके हैं। बिल्कुल, आप बुलाया तो आपके राम थोड़ी हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको इनवाइट तब करूंगी जब मैं अपने घर में कोई फंक्शन कर रही होंगी। नहीं, पहले तो लेकिन वो और डिम्पल यादव दोनों कह रहे थे कि अगर इन्विटेशन आएगा तो जाएंगे। अब इन्विटेशन आ गया है तो नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा था इन्विटेशन आएगा जाएंगे। उन्होंने ये कहा था कि इन्विटेशन आए या ना आए हम जाएंगे।
आप समझिए दोनों की बातों में, इनविटेशन आए या ना आए, इनविटेशन भेजने के बाद वो ये क्यों साबित करने पे लगे हैं कि हम राम के ठेकेदार हैं, राम तो सबके नहीं, हैं। तो आपको क्या लगता है जाएंगे? जाना चाहिए तो, लेकिन वो नहीं, जाएंगे अब ये उनका फैसला है क्योंकि ये उनके धर्म और आस्था की बात है। वो जाएंगे बिल्कुल, जितनी श्रद्धा इनको राम जी के ऊपर है उससे कहीं ज्यादा हमारे नेताओं को है, और मुझे नहीं लगता कि वो इनसे कम हिंदू हैं। हिंदुत्व का नारा लगाना और असल में हिंदू होना दो अलग बातें हैं बिल्कुल। तो ये हिंदुत्व का नारा जरूर लगाते होंगे, लेकिन हमारे नेता अखिलेश यादव और डिम्पल यादव जाएंगे? हाँ बिल्कुल, मुझे तो लगता है कि जाएंगे। और अभी मुझे इस चीज का भी कोई क्लेरिफिकेशन नहीं है कि वो क्या है, क्योंकि इतनी पॉलिटिक्स हो गई है इस इनॉग्रेशन को लेकर के, तो उसमें क्या स्थिति बनती है और उसको वो कैसे फेस करते हैं ये तो उनका खुद का फैसला है। लेकिन मैं ये आपके इस चैनल के माध्यम से ये साफ कर देना चाहती हूँ कि राम मंदिर के लिए या राम जहाँ पर हो, जहाँ पर इतनी बड़ी आस्था जुड़ी हो, वहाँ पर आपको इन्विटेशन देने का कोई राइट नहीं है, क्योंकि राम सबके हैं और आप कोई ना तो हिंदू के ठेकेदार हैं और ना तो राम के ठेकेदार। लेकिन एक प्रोटोकॉल तो होता है ना, एक प्रोटोकॉल है, नहीं तो उस दिन कितनी ज्यादा भीड़ लग जाएगी। तो सिर्फ लगभग मेरे ख्याल से 3000 लोगों को आमंत्रण गया है, लेकिन उसमें से विपक्षी तो आगे मना कर दिए जाने के लिए। देखिए इसीलिए ना, क्योंकि आप क्रेडिट की राजनीति कर रहे हैं ना, जो क्रेडिट की राजनीति जिसके लिए आपने हमेशा से राम के नाम को लेकर के आज आप यहाँ तक पहुंच गए, लोगों को बलगला के आपने राम मंदिर दे दिया, बहुत अच्छी बात है। देश की बहुसंख्यक आबादी की आस्था जुड़ी हुई थी, जिस भी तरीके से हुआ फैसला, जो भी हुआ आपको मिल गया एक चीज। लेकिन आपने नौकरी की बात की थी, आपने नौकरियां नहीं दी, आपने स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली पर कभी ध्यान नहीं दिया, आपने महिलाओं की सुरक्षा पर कभी ध्यान नहीं दिया। आज एनसीआरबी का डेटा उठा करके देख लीजिए तो किस तरीके से महिलाओं के साथ हो रहा है, हर 2 घंटे पे एक महिला का रेप होता है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो इन सारी चीजों पर भी ध्यान देने होगा। इन्होंने यहाँ की जो जनता है उसकी नब्ज पकड़ी है। हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है कि जहाँ पे धर्म लोगों के दिलों में और रगों में बहता है, वो कोई भी धर्म हो, मुसलमानों का हो, हिंदुओं का हो, कोई भी धर्म हो। इन्होंने उसको ही उसी नफ्स पे हाथ रख दिया, जबकि धर्म एक बहुत पर्सनल चीज है। मैं अगर नमाज पढ़ती हूँ तो मैं अपने लिए पढ़ती हूँ, कोई पूजा अर्चना करता है वो अपने लिए करता है, ये उसका पर्सनल। लेकिन आप उसकी सामाजिक या सोशल स्टेटस को कैसे अपग्रेड करेंगे, ये सरकारों का काम होता है। सरकार का काम किसी को नमाज पढ़ाना नहीं होता, सरकार का काम किसी को व्रत रखाना नहीं होता, किसी को पूजा कराना नहीं होता। सरकार का काम होता है, वो चुन करके आई है इस डेमोक्रेटिक कंट्री में, तो वहां पर आप उस जिस जनता का वोट लिया है उसकी आप सोशल स्टेटस को कैसे अपग्रेड करेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। इन्होंने उसको ताक पे रख के और दूसरी चीजों को छू लिया है, और ये कामयाब भी हैं इत्तेफाक से। 22 जनवरी को सरकार ने बोला है कि सब जगह छुट्टी रहेगी, आदेश जारी हो हाँ जी। उसके बाद कहा है दिवाली की तरह उत्सव मनाना है। हाँ जी। तो इस बात से कितना सहमत है आप लोग? देखिए, जब राम मंदिर बन करके खड़ा हो गया, इतनी बड़ी इमारत बन गई, तैयार हो गई, यकीनी तौर पर ये बहुसंख्यक आबादी के लिए जो राम जी में आस्था रखते हैं, ये उनके लिए खुशी का पर्याय है। वो बिल्कुल खुशी मनाएं उसके लिए। आप ये ऑर्डर कैसे करेंगे कि वो दिवाली की तरह मनाएंगे उसको, कि रंग खेल के मनाएंगे उसको, कि क्या करके मनाएंगे उसको, ये तो आप नहीं तय करेंगे। इसका मतलब यह है कि आप दूसरी जो आबादी है देश की, जिसको अल्पसंख्यक आबादी कहते हैं, आप कहीं ना कहीं उसके लिए खतरा भी पैदा कर रहे हैं और उसको चिढ़ाने के लिए आप इस दिन का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लगता है कि समाजवादी सरकार में ये मुमकिन था, राम मंदिर बनना? देखिए, आप ये समझ लीजिए कि मंदिरों की स्थापना जिस तरीके से आपकी आस्था अगर किसी से भी जुड़ी हुई है, आप कहीं पर भी, एक लॉ है, आप कहीं पर भी मंदिर बना सकते हैं। और मस्जिद के लिए तो खैर बाकायदा आपको परमिशन लेनी पड़ती है। राम मंदिर बनता जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर समाजवादी सरकार में आता और राम मंदिर बनने के पक्ष में आता तो इसी तरीके का भव्य मंदिर बनता, क्योंकि राम सबके हैं, मैं बार बार कह रही हूँ। लेकिन आप किसी समुदाय विशेष को ठेस पहुंचा के, समुदाय विशेष को आप हाशिए पे ला करके आप कोई काम करें, ये समाजवादी पार्टी का तरीका नहीं है। समाजवादी पार्टी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, गरीब, आदिवासी, महिलाओं, किसान, जवान, सबकी पार्टी है, सबके लिए सोचती है, बराबर से सोचती है और उनके उत्थान के लिए सोचती है। इसलिए राम मंदिर इन्होंने अपनी पीठ थपथपाई। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर मान लीजिए कि राम मंदिर के पक्ष में ना आता, फिर क्या होता? फिर ये राम मंदिर बनाते? नहीं बनता ना। तो वही चीज है, अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला समाजवादी पार्टी में भी आता कि मंदिर बनना है तो मंदिर बनना है।
हमारे लिए हमारी न्यायपालिका सर्वोपरि है, सर्वोच्च न्यायालय का पूरा सम्मान है, जो न्यायालय इसका आदेश देता वो होता। लेकिन हम मंदिर के नाम पे, भगवान के नाम पे न तो लोगों को मार सकते हैं, न मॉब लिंचिंग का सपोर्ट करते हैं, न महिलाओं के रेपिस्ट को हम माला पहना करके उनका स्वागत कर सकते हैं, और न राम के नाम पर धोखा देकर लोगों से वोट लेने का काम कर सकते हैं। वोट हम उनके जो मूल मुद्दे हैं, जो जमीनी मुद्दे हैं, उन पे बात करके लिया है समाजवादी पार्टी ने, सरकारें बनाई हैं, और उन्हीं मुद्दों पर लेंगे और उनके लिए काम करेंगे। CNRC जैसे मुद्दों पर आपने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। अकबर नगर लखनऊ में जी जो हो रहा है, आप जान रही हैं, लोगों का घर उजड़ रहा है जी, इसमें क्या आप लोग कहाँ तक उनका साथ दे रहे हैं? देखिए, पहली महिला जो बुलडोजर के सामने अकेली जाके लेटी वो समाजवादी पार्टी की है। ठीक, समाजवादी पार्टी में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हों या हम सब नेता हैं, जो भी सिपाही हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के, अखिलेश यादव जी के, वो सब लोग अकबर नगर वासियों के साथ खड़े हैं। लेकिन फिर हमारे हाथ कहाँ बनते हैं जब बात कोर्ट पे चली जाती है। हम सब लोग कई बार चक्कर लगा चुके हैं, लोगों से मिल चुके हैं, लोगों की परेशानियां जान चुके हैं, उनको गाइड कर चुके हैं कि आपके पास जो भी पेपर्स हों आप निकाल के रखिए, जो भी आपको लॉयर्स के थ्रू जो मदद चाहिए होगी वो हम लोग देने की कोशिश करेंगे उन मदद पे। लेकिन अभी क्योंकि 22 जनवरी को उनका भी फैसला आना है तो उसके लिए हम लोग वेट कर रहे हैं। लेकिन एक बहुत शर्मनाक बात है कि देश का संविधान, देश का कानून इंसानों के लिए है या जानवरों के लिए? सबसे पहली चीज, इस देश में इंसानों की कीमत ज्यादा है या जानवरों की ज्यादा है? दूसरी चीज, किसी भी नाले के सौंदर्यीकरण के नाम पे आप 1400 मकानों को गिराने की बात करते हैं और उन लोगों के मकानों को गिराने की बात करते हैं जिन्होंने तिनका जोड़ के एक आशियाना बनाया और आप उसको 2 मिनट में बुलडोजर से गिरा देंगे। ये देश की जनता को फैसला करना चाहिए। लेकिन उसमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो गैर कानूनी तरीके से उन्होंने बना रखा है, उन्होंने वहाँ पे कब्जा जरूर किया है, ठीक है, लेकिन वो रहते गोमती नगर है, किसी पॉश इलाके में रहते हैं, लेकिन ये भी तो गलत है। अब मैं आपसे अभी कल या परसों की बात है, प्रधानमंत्री आवास के थ्रू 17 से 18 लोगों को आवास मिला है। अब मैं बताती हूँ, जब आप ये परिवर्तन चौक से और आप IT की तरफ बढ़ने लगती हैं तो राइट साइड में एक ही उसके जो लोग हैं वो पूरा कब्जा किए हुए हैं, बिल्कुल झुग्गी वाला, देखा है ना, पूरा यहाँ से उनके घरों में स्प्लिट AC तक लगे हुए हैं, पूरा यहाँ से वहाँ तक आप देखती होंगी। उनके लिए तो आपने कोई बात नहीं कभी करी। जहाँ पर आबादी मुसलमानों की ज्यादा होगी, इनका बुलडोजर का रुख हमेशा उस तरफ होगा। उसमें मैं इनके भी गिराने के फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि जब तक आप इनको सब्स्टिट्यूट घर नहीं देंगे इन सारों को, तब तक आप इनका घर छीनने के उसमें नहीं है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो उस बेल्ट में आ रहा है, नाले की बेल्ट में जो घर आ रहे हैं, चलिए आपको बहुत जरूरत है तो आप उनको गिरा के और उनको सब्स्टिट्यूट दे दीजिए कहीं पे। वहां से मतलब बहुत दूर दूर तक इधर उधर जो घर बसे हुए उनको गिराने की ऐसी क्या जरूरत पड़ गई है? लखनऊ में ऐसा कौन सा सौंदर्यीकरण बचा है जिसके लिए? नाले की सफाई जरूरी है, बदबू ना आए वो जरूरी है। बाहर फॉरेन कंट्रीज की तर्ज पे आप कोई ऐसी टेक्निक ला सकते हैं, जाल लगा करके नालों में साफ पानी बहे जिससे मच्छर। 1200 घर वहाँ पे हैं जिसमें 300 घर के आसपास लोग वहाँ पे किराए पे रह रहे थे, जिन्होंने किसी भी तरह का कोई आपत्ति नहीं किया और वो वहाँ से चले गए। किराए पर थे ना? हाँ, किराए पे थे तो उन्होंने नहीं किया, हाँ, वो चले गए। लेकिन जो लोग वहाँ पे गैर कानूनी तरीके से जो कब्जा किए हुए हैं, लेकिन वो तो गलत है ना कहीं ना कहीं। अरे भाई, हम कह रहे हैं तो कब्जा वो तो बिल्कुल गलत है, लेकिन वो गरीब लोग हैं ना, उनको आपने रहने के लिए क्या दिया? रिहाइश दी। और दूसरे ये कि आज आप यहाँ पे इतने लोगों को गिराने के बाद आप कितनी जगहों से जो अवैध कब्जा किए हुए हैं कितनों को हटा देंगे? बहुत से बड़े बड़े बिल्डर्स हैं जिन्होंने अवैध कब्जा किया हुआ है, लेकिन आप टारगेट किसको करेंगे? FI वालों को करेंगे। तो जो जहाँ पर इतने बड़े देश का, इतने बड़े लोकतंत्र जहाँ पर देश का मजबूत हो, जिसका दावा करते हो मजबूती का, वहाँ पर अगर प्रधानमंत्री ये बयान देता हो कि कपड़ों से पहचान लिया जाएगा अपराधियों को, तो ये बड़ी शर्मनाक बात है। जहाँ पे उत्तर प्रदेश जैसे राज्य का मुख्यमंत्री ये बोलता हो कि राशन का सामान जो अब्बा जान और चचा जान और इनमें बढ़ जाता था वो बचेगा, वहाँ पे बहुत शर्मनाक बयान है। इतना अनपार्लियामेंट्री सेंटेंस, ये भाषा शैली किसी इतने बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति की नहीं हो सकती। आपके हिसाब से योगी आदित्यनाथ ने अभी तक कोई भी ऐसा काम नहीं किया जो समाजवादियों के नजर में अच्छा हो कि हाँ उन्होंने ये काम अच्छा किया है? उन्होंने कुछ काम अच्छे किए, जैसे मैं एक काम बताती हूँ। उन्होंने जो समाजवादी पार्टी के जो काम थे उन फीतों का फीता काटा और दोबारा से लोगों की नजर में डाला कि भाई ये काम
मतलब आप समझिए ना, जो चीज फीता कट के दब गई थी कि हाँ भाई ये फीता कटा, अब ये पुरानी हो गई, उसको फिर से इन्होंने रिन्यू किया, तो वो भी हम समाजवादियों के लिए अच्छा था। इन्होंने जो समाज अपने यूपी के लिए एक यूपी के विकास की एक प्रतिमूर्ति अभी पिछले इलेक्शंस के टाइम में इन्होंने दिखाई थी, वो भी कोलकाता का ब्रिज दिखा दिया था कि ये हमारा विकास है। तो ये सारी चीजें देखने के बाद हंसी जरूर आती है, लेकिन खुशी होती है कि चलिए हम समाजवादियों ने कम से कम ऐसा काम किया जो काम बोल रहा है और दूसरे मुख्यमंत्री आकर के उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, ये मुझे खुशी होती है। आप हमारा एक्सप्रेसवे देख लीजिए, और जबकि वो एक्सप्रेसवे भी हमारा है, लेकिन सरकार आते आते इन्होंने उसको पूरा करने का काम किया। तो जब उस पर नारियल फोड़ के उसका इनॉग्रेशन किया जा रहा था, तो नारियल नहीं फूटा, वो सड़क फूट गई पूरी। तो मतलब ये काम है। तो लेकिन योगी जी को आप कोई क्रेडिट नहीं देंगी, इतने सालों में उन्होंने कुछ नहीं किया। नहीं, देखिए आपने कुछ भी किया हो, एक गरीब की झोपड़ी जब गिरती है ना, तो ये उसका दिल जानता है कि वो कहाँ जाएगा, क्या करेगा, और खासकर वो जिसने तिनका तिनका जोड़ करके बनाया हो। आपके 100 अच्छे काम, एक दर्दनाक किसी को आप दर्द दे दीजिएगा ना, वो सारे ढक जाते हैं। और किसी की आह से डरें। मेरे पापा का शेर है कि एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है, तुमने देखा नहीं आंखों का समंदर होना। आपकी जब तक नाव तैर रही है उन आंसुओं के ऊपर, तब तक आप गनीमत जाने, और जिस दिन बाढ़ आएगी आप सब डूबेंगे, क्योंकि ये गरीबों की आह कहीं जाती नहीं है। आप अगर गरीबों के लिए कुछ कर नहीं सकते, तो आप और देश की जनता के लिए कुछ नहीं कर सकते, तो आपको उनके पास जो इस वक्त संसाधन है उनको छीनने का भी कोई हक नहीं बनता है। अब आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप इंटरव्यू को समाप्त करेंगे, लेकिन उससे पहले आपने कहा कि आपने भी लिखना थोड़ा शुरू किया था और शायद अभी भी लिख रही हैं। हाँ, तो बस आप थोड़ा चंद लाइन अपनी सुनाइए और बाद में भी अपने वालिद साहब का जरूर सुना के हम लोग इंटरव्यू को खत्म करेंगे। अब मैं आपको अपनी गज़ल के कुछ शेर हैं वो मैं सुना देती हूँ कि ये जो बच्चे हैं मेरे पास अमानत उसकी, साथ में गम का समंदर है इनायत उसकी, मेरा बचपन भी लिया माँ बाप भी छीने मुझसे, बड़ी महंगी पड़ी मुझको ये मोहब्बत उसकी। और शेर ये है कि मुझको पा लेना तो आसान नहीं था इतना, मुझको पा लेना तो आसान नहीं था इतना, ऐसा लगता है कि रंग लाई इबादत उसकी। वाह, बहुत शानदार। शुक्रिया। अब पापा के, देखिए पापा के शेर तो ऐसे इनकलाबी हैं जो मुझे लगता है कि आजकल के माहौल को देखते हुए कोई भी अपनी ज़बान पर ले आएगा। तो हम पापा की गज़ल है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है कि हमारी बेबसी देखो उन्हें हम दर्द कहते हैं, जो उर्दू बोलने वालों को दहशतगर्द कहते हैं, और अगर दंगाइयों पर तेरा कोई बस नहीं चलता तो फिर सुन ले हुकूमत हम तुझे नामर्द कहते हैं। बहुत अच्छा। एक आपने अभी इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था 2-3 दिन पहले की बात है, लिपट जाता हूँ माँ से और मौसम। हाँ, बिल्कुल वो सुनाइए। वो हिंदी की, क्योंकि पापा ने हिंदी और उर्दू दोनों को, हाँ, क्योंकि पापा की मोस्ट ऑफ द बुक्स जो हैं वो सब देवनागरी में आई, मींस हिंदी में। तो पापा का शेर है कि लिपट जाता हूँ माँ से और मौसी मुस्कुराती है, मैं उर्दू में गज़ल कहता हूँ हिंदी मुस्कुराती है। बहुत शानदार, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।